अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फ़ारिस हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ारिस एंड फ़राज़। आज मेरे साथ हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त तनवीर नातला साहब, जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर हैं और नंबर 1 फ्रीलांसर हैं। तनवीर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए फारिस? बिल्कुल सब सेट, अल्लाह का शुक्र। और तनवीर साहब कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आजकल? क्या मसरूफ़ियात हैं? बस काम शाम और पंजाब वालों को एक ख़ास मसरूफियत भी ज़िम्मे लगी होती है, वो होती है कुछ प्रॉपर्टी के मामला, तो वो भी साथ चल रहे हैं। सही हो गया। अच्छा ये बताइए कि आपके जो वेंचर्स हैं, SEBT का हमने नाम सुना है, तो और क्या-क्या वेंचर्स हैं आपके और इसमें आप क्या-क्या करवाते हैं? ट्रेनिंग के लिहाज से तो सिर्फ एसिबिलिटी चल रहा है, उसके साथ हम ई कॉमर्स का भी स्टार्ट किया हुआ है। ई कॉमर्स में हम कवर कर रहे हैं लोकल ई कॉमर्स और लोकली ड्रॉप शिपिंग, और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी होती है, लेकिन वो महदूद आप कह सकते हैं। लेकिन लोकल ई कॉमर्स तो चूँकि हमारे जो मेंटोर हैं, जो हमने डेफिनेटली इंगेज किए हुए अपने साथ, वो लोकली बहुत बड़ा एक ब्रांड पाकिस्तान का रन कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज़ रेलेवेंटली बहुत हाई है, तो उनको हम ई कॉमर्स में एंगेज किया हुआ है। और साथ एसिबिलिटी डेफिनेटली वो तो मतलब उसके अंदर फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक वगैरह को छोड़ के बाकी सब कुछ इंक्लूड होता है। अच्छा ये जो आप सिखाते हैं SEBT में, जो भी ट्रेनिंग्स आप लोग देते हैं, इससे हमने ये देखा है कि काफ़ी सारे कई हज़ार बच्चों ने अब तक जो है इससे ट्रेनिंग ली हुई है और इन सब के जो है अच्छे अच्छे रेवेन्यूज़ हमारे सामने आते हैं। जैसे हम टोटल देख रहे थे कि कुछ मिलियंस में फिगर थी कि अगर कम्युलेटिव सबका रेवेन्यू देखा जाए 3 बिलियन रुपीज़ था। 3 बिलियन रुपीज़ था। तो ये बताइए कि इसमें आप 6 मंथ का जो ये कोर्स होता है, इसमें आप कोई स्किल सिखाते हैं या डायरेक्ट कोई पैसा कमाने के पीछे लगा देते हैं कि इन लोगों के रिजल्ट्स इतनी जल्दी, इनके आउटपुट कैसे आ जाते हैं और 6 महीने में क्या इतनी सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं? अच्छा, इसको ना हमने एसिबिलिटी 1 जब स्टार्ट किया था, तो वहाँ बिल्कुल कुछ महदूद सी चीज़ें थी, शायद सिर्फ इवेंट ब्लॉगिंग थी और थोड़े बहुत हम दूसरी चीज़ें टच करते थे। एसईओ डेफिनेटली वही थी जितनी वर्क करती थी। ग्रेजुअली जो आगे बढ़े, चीज़ें मज़ीद एक्सपैंड की, तो न्यूबीज़ बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए। अच्छा, आपके रिजल्ट्स पे न्यूबीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेते हैं और डेफिनेटली डॉलर्स देख के तो लोग आ जाते हैं, तो जब काम करना पड़ता है उन्हें लगता है कि यहाँ काम भी करना पड़ेगा, तो फिर उन्हें डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो हमारा एसईबीटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज था ना, वो है लोगों को मोटिवेट रखना ऑल द टाइम। शुरू में तो मोटिवेट हैं, आप भी मोटिवेट हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी मोटिवेटेड होके आए हैं, लेकिन ग्रेजुअली आपका भी मोरल थोड़ा डाउन होता है कि क्योंकि यार वो रिस्पांस नहीं सही मिल रहा, और जो ऑडियंस होती है, आपके स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी मोरल ग्रेजुअली थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है, कुछ सिलेक्टेड लोगों का। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने ऑल द टाइम खुद अपने स्पिरिट हाई रखने हैं, उनके भी स्पिरिट हाई रखने हैं। अच्छा, अब दूसरा आपने बात की कि क्या क्या सिखाते हैं, इसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो तो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ को आपने यूज़ करना है, चाहे इवेंट ब्लॉगिंग में, चाहे ब्लॉगिंग के अंदर, चाहे एडसेंस बेस्ड साइट्स हों, चाहे टूल बेस्ड साइट्स हों, चाहे सर्विस बेस्ड साइट्स हों, चाहे वो अमेजोन के साथ हम एफिलिएट कर रहे हैं, रिव्यू बेस्ड साइट्स हों, चाहे हम सीपीए करें एसईओ की ट्रैफिक को लेकर, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये मसला आता है कि यार अब साइट बनाएंगे, 6 महीने साल लग जाएगा उसको रैंक होने में, तो हमें क्विक मनी चाहिए। इसमें हम पहले पोल भी सेट करते हैं, जब हमारी ऑन बोर्डिंग हो रही होती है, तो उसके अंदर हम पूछते हैं कि यार आप क्विक मनी चाह रहे हो, आप बड़ा एसेट बिल्ड करना चाह रहे हो, किस तरीके से लेकर जाना चाह रहे हो, तो बेस्ड ऑन दैट पोल हम चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। अच्छा, क्विक मनी में ये होता है कि हम एसईओ की जो सर्विसेज हमने स्किल उनको सिखाएंगे डिफरेंट तरीके से, मतलब पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी करा दी, वर्डप्रेस भी करा दिया, उनको टेक्निकल एसईओ की तमाम चीज़ें बता दी, उनको ऑडिट भी समझा दिया, उनको नीच रिसर्च भी बता दी, ऑफ पेज के अंदर उनको पीबीएन बता दिया, उनको लिंक बिल्डिंग के अपनी स्ट्रेटजी जो हमारी एक्सक्लूसिव है वो समझा दी। तो इतनी ज़्यादा स्किल्स हो जाती हैं उनके पास, वो कोई भी उनके अंदर एक स्किल भी अगर ऑफर करते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर, वो क्लिक कर जाती है, तो उस एक स्किल से वो मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे होते हैं। तो 6 महीने का जो टाइम है, 6 महीने में इतनी सारी स्किल सिखाई जा सकती हैं? अच्छा, इसके अंदर ये एक और चैलेंज जो सबसे बड़ा आपने जिक्र कर दिया, वो यही होता है कि चीज़ें ओवरबर्डन भी ना हो, ना इतनी कम हो कि लोग जो है बोर हो जाए। तो इसको मतलब हम लर्निंग बहुत ज़्यादा हम करते हैं अपने हर बैच के अंदर, ऑडियंस का फीडबैक, उनका हम बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं, उनके एंगेजमेंट चेक कर रहे होते हैं कि किस तरह के लोग एंगेज कर रहे हैं, किस तरह के लोग एंगेज नहीं कर रहे, तो उनसे हम बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। फिर उस तरीके से हम चीज़ों को सेट करते हैं कि अच्छा यार, अब यहाँ तक हमने स्लो चलना है, यहाँ से पेस पकड़नी है, यहाँ पे हमने इस चीज़ को इन्वॉल्व करना है, यहाँ पे हमने अपने जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं वो इन्वॉल्व करने हैं। तो इसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स की तादाद है वो तकरीबन 40 हो चुकी है।
मतलब 40 लोग एक्सपर्ट्स हैं जो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको राउंड द क्लॉक, और उनको साथ साथ ट्रेन भी कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ मैंने पढ़ाई और वो चीज़ मज़ीद एलेबोरेट करने वाली है, तो हमारे जो रेलेवेंट एक्सपर्ट हैं फील्ड के, वो भी एससीबीटियन ही होते हैं जो कि मिलियनियर बने, उनको हम साथ इंगेज करते हैं, तो वो फिर साथ उनको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एसईओ के कोर्स में ठीक है। क्या अपडेट्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं कि ह्यूमिंग बर्ड हो गया या पांडा हो गया या पेंगुइन हो गया? अच्छा, ये जो अपडेट्स की बात होती है ना, इसके अंदर डेफिनेटली रिस्क तो ऑलवेज मौजूद होता है। हम ये नहीं बिल्कुल कभी भी क्लेम नहीं करते कि यार यहाँ पे आके आपको हर चीज़ सेफ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स को भी हिट लग सकती है। अच्छा, सबसे बड़ा जो मैं अपनी टीम को और ख़ुद को क्रेडिट देता हूँ वो इस बात का भी है कि हम लोग इतनी कम इन्वेस्टमेंट से इतने ज़्यादा उनको कमाने के काबिल बनते हैं कि शायद दुनिया में पॉसिबल नहीं है। गोरों को तो पता चल जाए, वो पागल हो जाए कि हम यहाँ पे मिलियंस इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग 50,000 1 लाख रुपए से इतना बड़ा एसेट बिल्ड कर लेते हैं। तो उनसे ये होता है कि हमारा जो ट्रेनिंग के बाद इल्यूमिनाई ग्रुप है, हम वहाँ से जो फ्री होने वाले लोग हैं, पास आउट होने वाले लोग हैं, उनको हम इल्यूमिनाई में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि हमारे पास एक चंक बन जाता है उन लोगों का जो समझ लें कि एसईओ ही कर रहे हैं। जब भी कोई अपडेट आनी होती है वो तो डेफिनेटली हम पहले ही कवर कर लेते हैं। जिस तरह अभी आपने बात की कोर वेब वाइटल्स की, तो उसको हमने डिटेल में कवर कर लिया, वो हमने अपने इल्यूमिनाई से भी शेयर कर दिया, अपने जो करंट बैच चल रहा था उनसे भी शेयर कर दिया, क्योंकि एक अपडेट आनी है उसका पता भी है, वो चीज़ कवर हो गई। अच्छा, अब अपडेट के बारे में जहाँ तक सवाल है, तो जब आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं ना, तो उसमें अपडेट लगने के चांसेस मौजूद हैं। इसकी मिसाल दूँ कि आपने कोई लो क्वालिटी का राइटर हायर कर लिया, ठीक है, अब जहाँ पे लगा यार अच्छा मैं 500 रुपये दूंगा 1000 वर्ड्स की और मैं हायर कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली बात है उसका कैलिबर भी उतना ही होगा ना जो उस राइटर का, ठीक है। अब कंटेंट की क्वालिटी थी नहीं, आपने कुछ स्ट्रेटजीज अच्छी पढ़ रखी थी, वो अप्लाई करने से साइट अब तो हुई, लेकिन अब उसको सपोर्ट चाहिए थी क्वालिटी की सस्टेन करने के लिए, अब वो ना मिल सकी, अब आपके हिट लग गई, तो अब इसमें मतलब क्या किया जा सकता है। इसी तरीके से हम बार बार बात करते हैं कि यार डाइवर्सिटी की, अब उसमें एक बंदा बिल्कुल लेमैन है, वो चीज़ को कहते नहीं या डाइवर्स नहीं करता, वो कहते जी मैंने सिर्फ नार्डा स्ट्रेटजी से ही साइट रैंक करनी है। अब उसको कह रहे हैं कि भाई तुम डाइवर्स चीज़ें रखनी है, साथ सपोर्ट देनी है, अब वो अमल नहीं कर, अब उसको हिट लग गई, फिर वो मसला। अच्छा, अब कुछ जेन्युइन हिट्स भी होती हैं, जेन्युइन अपडेट हिट्स, उनको क्या करते हैं हम अपडेट के बाद अपने जो इल्यूमिनाइज हैं उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन एयर उनके साथ शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ जी आपकी कंटेंट की सूरत हाल क्या थी, आपकी स्पीड कितनी थी, एज कितनी थी, लिंक बिल्डिंग की कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे थे, आपकी एंकर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, मतलब जिस डिफरेंट टेक्निकल क्वेश्चन जो हम उनके सामने रखते हैं, उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उस डेटा कलेक्ट करके फिर उसको एनालाइज करते हैं, तो एक रफ सी हमारे सामने एक फाइंडिंग्स होती हैं कि यार इस अपडेट के अंदर अगर वो ब्लाइंड अपडेट थी, हमें नहीं उसको आइडेंटिफाई कर रहे कि यार एक्चुअली इसको किस चीज़ ने हिट किया, तो उससे हमारी फाइंडिंग रिलेटिवली ऑलमोस्ट 80-90% एक्यूरेट हो जाती हैं कि यार ये चीज़ थी, इस वजह से इस अपडेट में इन चीज़ों को हिट किया है। उसको या तो हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, या तो हम ये कहते हैं कि यार अगर आपके पास इतना वेट नहीं कर सकते, इतनी इन्वेस्टमेंट फर्दर ये नहीं है कि उसमें डंप करते जाओ, और प्रोजेक्ट भी इतना अगर बड़ा नहीं है तो आप पैरेलल एक और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो, ताकि रेवेन्यू के जो मॉडल है वो रुके नहीं। इसमें जो न्यू कमर्स हैं, जो घरेलू अफराद होते हैं, जिनको फील्ड के बारे में नहीं पता, जिनको ये फैंसी टर्म्स नहीं पता कि कोर वेब वाइटल हो गया या कीवर्ड क्या होता है, इस तरह की चीज़ें जिनको कुछ नहीं पता, और वो जब आना चाहते हैं तो ये कितना मुश्किल होता है आपके लिए कि उन लोगों को इनरोल करना और प्लस उन लोगों को ये चीज़ें समझाना और याद करवाना कि ये टर्म्स हैं और इनके ये मतलब होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अच्छा, इसके अंदर बड़ा मुश्किल सूरत हाल होती है। अगर तो हम क्राइटेरिया सेट करते हैं कि यार अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हो तभी हम आपको लेंगे, उसमें नुकसान ये है कि अगर हम पिछले बैचेस में देखें, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बच्चे लाखों रुपए कमाने लग जाए जो कि बिल्कुल डल थे, मतलब जिनका दूर दूर तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यार ये बंदा नहीं करेगा। मतलब बाज़ औक़ात तो इतना बंदा जिस तरह सटपटा जाता है ना, यार ये क्या क्वेश्चन था, ये तुम क्या कर रहे हो, एक टाइम आता है वही लाखों रुपए कमाने लग जाते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि यार कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं कि यार उनको हम आउट कर दें, तो मैं ये फिर सोचता हूँ कि यार हो सकता है ये भी उस बंदे की तरह निकले जो आज करोड़पति बन गया और उस वक्त बिल्कुल डल था। तो ये बड़ा मुश्किल मरला होता है, इसमें थोड़े से हम लीनियंट रहते हैं, मतलब एक
समझ लें कि डाउट का जो बेनिफिट होता है वो देते हैं, अच्छा यार खैर है, चल जाएगा किसी ना किसी मौके पे। तो डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, लेकिन अपने जो एक्सपीरियंस है उसको बेस्ट यूटिलाइज करके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर कैसे बने? यार ये पेशावर में होता है एक इवेंट यूथ समिट के नाम से, डिजिटल यूथ समिट। अच्छा, उसमें 2017 में शायद वो मुझे पहले दफ़ा पता चला कि इसके अंदर ना नॉमिनीज़ होती हैं और लोग अपनी रेवेन्यू शेयर करते हैं और ये वो ना। तो उसमें मैंने रेवेन्यू शेयर किया था, क्वालिफाई नहीं कर पाया था, उसमें कहीं पे भी नाम नहीं था। फिर 2018 में शायद कैंसिल हो गया था। 2019 में दोबारा वो, अब चूँकि हमारा डेटा पहले सबमिट था ना, तो ईमेल दोबारा आ गई कि दोबारा ये आने वाला है। तो उसमें अपना रेवेन्यू जो है ना वो स्टैट्स वगैरह शेयर करें। तो उसमें फिर मैंने भी अपने जो रेवेन्यू था वो शेयर किए। फिर उनको वो वेरीफाई करते हैं, मतलब वेटिंग करते हैं उसकी। तो देन जब अच्छा वो बताते नहीं ना पोजीशन वगैरह, तो देन उन्होंने खैर बुलाया पेशावर में, वो इवेंट हुआ, दूसरा दिन था शायद। तो उसके एंड में मतलब रिजल्ट आया तो आई स्टूड सेकंड। अच्छा, उसके अंदर ब्लॉगिंग की नहीं थी, ये मेंशन करना ज़रूरी है। उसमें ब्लॉगिंग कैटेगरी नहीं थी, उसमें थी सिर्फ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर सबको इंक्लूड किया हुआ था कि आप ब्लॉगिंग की भी उसी में कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग की भी उसी में कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज थी। तो मुझे मतलब सेकंड फ्रीलांसर था, अर्निंग वो ब्लॉगिंग वाली थी, सेकंड फ्रीलांसर था। तो इस वजह से मतलब जो टॉप पे थे वो सैयद अरसलान थे, वो सोलली मतलब फ्रीलांसिंग की फाइवर से या उस तरह की अर्निंग थी। तो ब्लॉगिंग की मतलब मेरी सबसे ज़्यादा थी। तो उस तरीके से ये सारा कुछ हुआ। तो ब्लॉगिंग का जब अवार्ड ले लिया, इसका मतलब ये कि ब्लॉगिंग में आप काफ़ी एक्सपर्ट हुए। ब्लॉगिंग के बारे में कुछ ऐसा बताएं कि जो फील्ड के लोग हैं वो भी डरते हैं ब्लॉगिंग करने से आजकल, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा राइटिंग करनी होती है, फिर उसको रैंक करना, फिर उससे कब ट्रैफिक आएगी, कब मोनेटाइज करेंगे और मोनेटाइज कैसे करें, ये भी एक सवाल करते हैं। तो ब्लॉगिंग करना कितना आसान है, ये कितना मुश्किल है? और जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है, जैसे अक्सर लड़कियों की इंग्लिश अच्छी होती है, वो बात करते हैं कि हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं या नहीं, तो इनको ज़रा एक डायरेक्शन बताएं और ये भी बताएं कि जब ब्लॉग पे ट्रैफिक आने लगती है तो उसको मोनेटाइज भी किस तरह किया जाए। यार, पाकिस्तान की यूथ के अंदर सबसे बड़ा मसला जो मैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया में और पाकिस्तान की यूथ में एक डिफरेंस जो फील करता हूँ, मैं इंडिया से, पता नहीं आपकी ऑडियंस को कैसे लगी, बड़ा इंस्पायर हूँ उनकी आईटी की फील्ड से, डिजिटल वर्ल्ड से। मतलब दे आर डूइंग वंडर्स, हम दूर परे भी उनके करीब नहीं हैं। तो वो इस चीज़ में बड़ा इंस्पायर हूँ उनकी। अच्छा, उनके अंदर मैंने जो एक चीज़ देखी है वो ये देखा है कि वो चीज़ों को प्लान करके लॉन्ग टर्म विद पेशेंस कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं, वो बिजनेस बिल्ड करते हैं। हमारी यूथ आज आए, एक महीने के अंदर कहते हैं, वो मीम नहीं है, वो चाकू निकाल के कहते हैं डॉलर किधर है, तो चाकू निकाल के कहते हैं डॉलर किधर है। ये वाला जो माइंड सेट है ना, ये कभी आपको बड़ा नहीं खेलने देता। आप कभी बड़े कैनवस पे नहीं खेल सकते। यहाँ पे उनको क्विक मनी चाहिए। अच्छा, ये फ्री फाइवर पे जाके $5-10 $50 कमा लो, ठीक है, लेकिन चाहिए क्विक। 25 साल ज़ाया कर देंगे, घूमते फिरते रहेंगे, एमए भी कर जाएंगे, एमफिल भी कर जाएंगे। जब इस फील्ड की बारी आएगी तो इसको समझेंगे कि ये डॉलर कोई बनाने वाली मशीन है, हमने किसी एक मशीन के अंदर जाना है और बाहर निकलेंगे तो हम हर तरफ से डॉलर से लदे होंगे। तो ये जो माइंड सेट है ना, ये मेन कल्प्रिट है हमारी यूथ को, हमारी ओवरऑल कंट्री को आगे बढ़ने से मतलब रोकने वाला, कि हमारे अंदर वो सोच एक एंटरप्रेन्योर वाली, एक बिजनेसमैन वाली डेवलप नहीं होती। हम वही डंग टपाऊ, जिस तरह हमारे कहते हैं ना, वही पॉलिसी होती है। तो दूसरा आपने कहा कि डरते हैं ये वो, तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं कोई भी फील्ड हो। वरना ये तो हो सकता है कि अच्छा आपने कोई जुगाड़, आज कोई फारिस साहब ने आपके साथ कोई ट्रिक शेयर कर दिया, आपने उनके साथ बिल्कुल भागना शुरू कर दिया। फारिस ने कहा था यार स्लो चलो, स्टेडी चलो, इतना पहुंचोगे। उन्होंने कहा अच्छा ये फारिस भाई ने बता दिया ना, उसको ज़रा तेज़ करते हैं और बस पैसे निकालते हैं और चलो रफू चक्कर। तो ये वाला जो माइंड सेट है ना, ये बहुत किलर है। ओवरऑल मैं ये मना नहीं करता क्विक मनी ना बनाए, लेकिन साथ स्टेबिलिटी की तरफ। हम लोग जब भी कुछ सिखाते हैं तो हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये मेथड है, ठीक है, अगर आपकी उम्र 12 साल है या 17 साल है तो ये आपके लिए ही है। अगर कोई 26 या 27 साल का बच्चा आता है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आपकी उम्र वो निकल चुकी है। अब आप सीरियस हो चुके हो, शादी होने वाली होगी या कुछ और होगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो ये मेथड वगैरह पे आप नहीं जा सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हलाल है या हराम है?
यार हलाल हराम तो कोई रिलीजन या हम लोग के ड्रॉप expert- शिपिंग की वीडियोस बनाते हैं, बड़े उस पे व्यूज आते हैं और बड़ी डिमांड है लोगों की, लेकिन ये कमेंट जरूर आता है कि ये हराम काम है। यार ये तो मतलब तिजारत है, जो ट्रेडिंग दीन है। के एक्सपर्ट हैं, बल्कि आपके तो माशाल्लाह फराज भी बड़े खुद रिलीजियस माइंडेड हैं, वो डेफिनेटली उनकी रिसर्च भी होगी। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि माशाल्लाह से SCBT में कोई हजारों का स्टूडेंट होता है, हाँ जी, तो आपसे ये सवाल नहीं हुआ कि ये तुम हराम चीज हमें पढ़ा रहे हो? मैं तो उनको बड़े प्यार से अदब से कहता हूँ कि किसी दीनी मजहबी आदमी से पूछें जिनको इस फील्ड का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ये ना हो कि आपने केस उनके सामने रख दिया और फिर उनकी राय ले ली। उसमें बहुत कभी इम्कान है कि वो उस सिनेरियो को प्रैक्टिकली समझे बगैर अपनी राय देंगे, और उसमें वो भी हो सकता है सही हो और एक्चुअली जो एंड रिजल्ट निकले वो सही ना हो। तो इस बारे में मैं थोड़ा लीनियंट हूँ। मतलब मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं खुद नहीं करता, लेकिन मैं किसी को करते देखता हूँ तो मैं उनको मना नहीं करता, यार इट्स योर लाइफ। तो हमारे अंदर थोड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए चीज़ों की, रवादारी होनी चाहिए कि यार एक बंदा कर रहा है, अगर सिखा रहा है तो लेट हिम। यार आपको नहीं समझ आती ना करो। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि आपको कहते हैं यार ड्रॉप शिपिंग नहीं है बेहतर, ना करो। कौन आपको ज़बरदस्ती कर रहा है? फारिज को किसी को गन पॉइंट पर नहीं कहता यार तूने ड्रॉप शिपिंग करनी है। हाँ, हम भी नहीं डेफिनेटली वो कहते हैं सजेस्ट कमेंट्स ही में करता जाके होगा कि यार अच्छा कि मैं अच्छा सिखा हराम रहा है हूँ तो तो कर आप लो, तो अच्छी नहीं बात देखो। नहीं देखो, बिल्कुल आप चैनल बदल लो, एक सिंपल सी बात है। तो ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये कैसे, मुझे तो नहीं किसी तौर पे भी लगता कि ये हराम के नज़दीक तरीन भी हो। एक बिजनेस है, आप किसी से ले रहे हो, इसके अंदर है कि आप पहले मालिक बने, वो पे किया हो, आपकी मलकियत में आई हो, आप चीज़, वो एक इस तरह का चीज़ आती है। बहरहाल बड़े कम्प्लेक्स चीज़ है। आजकल के दौर की नीड्स के लिहाज से मुझे लगता है कि इसको हराम कहना कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में कितना स्कोप है, क्या लगता है ड्रॉप शिपिंग को क्या रेट यार करोगे? ड्रॉप शिपिंग में लोग मिलियंस बना रहे हैं, इसका स्कोप की तो क्या कहने हैं। मतलब हमारे अपने SCBTM में बहुत सारे बच्चे हैं जो SEO के साथ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अपने स्टोर को रैंक करते हैं, आगे प्रोडक्ट्स जो है वो ड्रॉप शिप करते हैं, एंड दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट। तो ड्रॉप इसके शिपिंग करना कितना टफ है, मतलब आ, कितना टफ काम है ये? यार इसमें मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो वेंडर और प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि सबसे टफ मरहला है कि आपको सही कोई बंदे का पुत्र, कोई वेंडर मिल जाए और प्रोडक्ट भी वही मिल जाए जो आप कमिट करें या जो आप प्रॉमिस करें उसको भेजें। तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, इवन अवैस नवाज है, ही हैज़ मेड अराउंड $1 मिलियन मतलब ड्रॉप शिप करके ही। तो डेफिनेटली स्कोप के लिहाज से तो एंडलेस। आप किसी भी फील्ड को पकड़ें यार, डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप कहेंगे $1 मिलियन आप नहीं बन सकते? तो बन तो हर चीज़ में सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि एक रेटिंग चाहिए मुझे, ब्लॉगिंग वर्सेस SEO वर्सेस फ्रीलांसिंग वर्सेस पेड एड्स वर्सेस ड्रॉप शिपिंग। मतलब अगर आपके पास ये पूरी एक लिस्ट हम दें कि इसमें से अच्छा, कोई एक काम इसको ना शुरू करना है। कंपैरिजन करना बहुत सवाल होता है मुझसे, कंपैरिजन करना बनता नहीं नहीं, एक्चुअली। ऑब्वियसली हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी अलग अलग हाँ, फील्ड्स अलग हैं। अलग फील्ड्स हैं, लेकिन उनके जो एक चैलेंजेस बच्चा अलग हमारे हैं। पास आता है किसी की स्क्रीनशॉट देख के, किसी से इंस्पायर होके कि मैं ब्लॉगिंग करूं, मैं ये करूं, मैं फ्रीलांसिंग करूं, मैं यार ड्रॉप देखें, शिपिंग अगर करूं। आपको तो चाहिए क्विक मनी तो फिर तो डेफिनेटली आप फ्रीलांसिंग करेंगे। फ्रीलांसिंग के लिए भी आपको स्किल चाहिए। अगर ड्रॉप शिपिंग की बात है तो आप शॉपिफाई सीख लें, आप अली ड्रॉप शिप सीख लें, आप वो कॉमर्स सीख लें, ठीक है, वो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैं इसमें फ्रीलांसिंग में कहता हूँ कि ज़रूर करें। दूसरा, मैं अक्सर लोग जब मुझसे पूछने आते हैं कि जॉब के बारे में, उनको कहता हूँ जॉब भी करो, जो फिजिकल जॉब होती है, इन पर्सन जॉब होती है, वो भी करो। अच्छा, इन चीज़ों से बंदा लर्न बहुत ज़्यादा करता है कि आपको डिफरेंट चैलेंजेस दरपेश हैं। तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि अगर आप लेट्स सपोज शॉपिफाई की सर्विसेज ऑफर कर रहे हो तो आपके सामने बड़े बड़े स्टोर भी आएंगे, आप उनकी स्ट्रेटजी देख सकते हो, आप उनकी प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन है उनका आइडिया ले सकते हो, उनकी मार्केट का आइडिया ले सकते हो, उनकी ROI आप मेजर कर सकते हो। तो बहुत आपको एक लर्निंग के लिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं इटसेल्फ। तो इसी तरह स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज देता था मैं, तो उसके अंदर ये था कि बड़ी लर्निंग की चीज़ें मिलती थी। शॉपिफाई के बड़े बड़े स्टोर आते थे, इस तरह के SEO की बड़ी बड़ी चीज़ें आती थी, तो उनसे लर्निंग बहुत होती है। तो अगर आप स्टार्टर हैं तो आप स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग पे ऑफर क्या करेंगे, फिर वो SEO भी उसके अंदर हो सकती है, ड्रॉप शिपिंग भी हो सकती है, मतलब ये चीज़ें तो फिर भी आपको चाहिए, स्किल्स तो चाहिए ना फ्रीलांसिंग करने के लिए भी। क्विक मेथड फ्रीलांसिंग है। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए कितने पैसे चाहिए हमें?
उसके बगैर हम नहीं ये कर तो सकते। आपसे बेहतर इसका जवाब कोई दे नहीं सकता। लेकिन आज आप मेहमान हैं, लेकिन आप गेस्ट हैं। नहीं, ये इसके तो आप एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, और आपकी जो डोमेन है वो बड़ी स्ट्रांग है। ड्रॉप शिपिंग के लिए यार चाहिए थोड़ी टेस्टिंग तो डेफिनेटली। आपने फेसबुक ऐड चला रहे हैं, गूगल ऐड चला रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं टेस्टिंग पे, तो आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट शुरू में होगी। तो मतलब 1-8 लाख रुपए आपके पास हो आई थिंक, तो ही आप टेस्ट कर सकते हैं बर्न करने के लिए। हाँ, बर्न करने के लिए। क्योंकि ये होता है कि एक चीज़ आपने बर्न की और आप वहीं एग्जॉस्ट कर गए, और वही आपका लर्निंग फेज था। वही चीज़ आपके काम आके नेक्स्ट कैंपेन में आपका साथ देने वाली थी, और वहीं पे आपने कहा यार ये तो मुझसे नहीं होगा क्योंकि पैसे इतना खाता है। तो फिर आप डेफिनेटली हर चीज़ के चैलेंजेस हैं ना, आप जब उसमें कूदे हैं तो थोड़ा उसका मज़ा लेके ही देखें, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एसईओ वर्सेस पेड ट्रैफिक, इसको आप कहाँ देख रहे हैं आजकल के दौर में? यार पेड ट्रैफिक, हमारा तो थोड़ा दिल धड़कता है पेड ट्रैफिक लेने के लिए, क्योंकि एसईओ की ट्रैफिक की वो एक मज़ा पड़ चुका है ना फ्री का। तो लेकिन पेड ट्रैफिक में बहुत एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिलता है कि पेड ट्रैफिक का जो ROI है, अगर वो आपको बेहतर तरीके से हिट कर गया तो बस वो क्विक मनी है। आप फ्री ट्रैफिक में थोड़ा टाइम है, बात वही है, सब्र आपके पास है तो आप वो करें। पैसा फेंकने के लिए आपके पास बहुत है तो आप ये ट्राई करें। हर चीज़ के अपने प्रोज अपने कॉन्स। अच्छा, कोई भी 5 ऐसे वेस या मेथड आपने बताने कि कोई बंदा है वो अभी कुछ भी नहीं कमा रहा, भले वो फील्ड का हो या ना हो, आपने उसको कोई 5 चीज़ें बतानी है स्टेप बाय स्टेप कि पहला काम तुम ये कर सकते हो, दूसरे नंबर पे तुम ये कर सकते हो। तो कोई 5 चीज़ें आप बताएं जो इजी टू स्टार्ट हो, जिससे ये है कि कोई कुछ कमाने लग जाए। यार सबसे पहले तो आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ हर किसी को, इंग्लिश ज़बान पे जो है ना वो कम से कम इतनी कमांड ज़रूर हो कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात कन्वे कर सकें, उसकी बात अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरे नंबर पे पहले तो इंग्लिश होगी, दूसरे नंबर पे आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर हमारी जो अगेन, क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं जाती ना, हमें पढ़ाई नहीं जाती ना कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी, कि हाउ टू रिमेन पोलाइट, हाउ टू रीड आई मीन माइंड ऑफ योर क्लाइंट, तो हाउ टू निगोशिएट, हाउ टू अपसेल, ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि अब आपने आके स्किल लर्न करनी है। अब वो स्किल अपने आपको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल मरला होता है क्योंकि बातें बहुत होती हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर उठता है वो कहते हैं आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आइडेंटिफाई, और करें कैसे? करें ये कि पंगे लेके भाई। जब अगर आप यंग हैं, लेट्स सपोज अगर आप 25 से कम है, तो भाई खुल के खेलो यार, कुछ नहीं होता। अब हम इतने परेशान हुई होती है। नहीं, वो भी तो एक मसला है ना यहाँ पे। वो खालू का लड़का ग्राफिक डिजाइनर हाँ, था, वो Jio.tv में लग गया, हाँ, तो अब्बू ने बोला तुम भी मीडिया साइंस कर लो। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा है। मतलब अभी आज ही की बात है, मेरे पास एक बच्चा आया कि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि FSC रखो, लेकिन मेरा कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट है। अब मैंने कहा यार तुम्हारे मतलब पेरेंट्स को क्या उस चीज़ का एक आइडिया होगा आज के लिहाज से कि स्कोप FSC का ज़्यादा है कि ICS का ज़्यादा है। तो यार वो करो जो तुम करना चाहते हो, ताकि कल को और कुछ हो ना तो मुझे एक्सक्यूज़ देने के काबिल ना हो कि यार अगर अच्छा नहीं मैं इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि आपने मुझे FSC रखवाई थी। तो खैर आइडेंटिफाई इस तरह करना कि पंगे करने से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लोग समझते हैं टाइम ज़ाया हो रहा है, ओ जी यूट्यूब देख देख के थक गए, गूगल कर, ये सारी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी लर्निंग है, ये एक टाइम पे पे बैक करेगी आपको। इस चीज़ को मत भूलेंगे यार ये टाइम ज़ाया हो रहा है या मैं पंगे कर करके यार थक गया हूँ। नहीं, आप जितने अगर आपकी मिसाल देखें, फराज भाई को देखें, अपने जितने देखें, तो हम लोगों ने कितने पंगे किए अपने टाइम पे, 3-3 4-4 साल समझ लेके घोल दिए एक चीज़ के अंदर, और उसको डिफरेंट चीज़ों से ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें लर्न कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ लर्निंग के सिवा ऑप्शन नहीं होता था। तो आइडेंटिफाई करें। चौथी चीज़ जो मैं बताऊंगा कि अब जब आपने एक स्किल चूज कर ली, उसको पक्का करना है, उसके अंदर मास्टर बनना है। जिस फील्ड के भी अंदर जाएं, उस फील्ड के अंदर आप इतने मास्टर हो कि आप जैसा कोई ना हो। लोग पूछते हैं डिग्री कौन सी करूं, और जी MA उर्दू करो। मैंने कहा कर लो भाई, खैर है, लेकिन फिर MA उर्दू तुम्हारे जैसी किसी की ना हो। आप जिस फील्ड के अंदर जा रहे हो मास्टर बनो, उस चीज़ के एक्सपर्ट बनो, तुम्हारे जैसा कोई ना हो। पर पांचवी लास्ट ये है कि अब इन 4 चीज़ों को बेहतर तौर पे कंबाइन करके अब फ्यूचर को थोड़ा प्लान करके उस हिसाब से आपने चलना है कि यार अच्छा मेरे पास पैसे इतने हैं, मैंने ये स्किल लर्न कर ली है, ये निगोशिएशन स्किल भी मुझे आ गई है, अच्छा मैंने इंग्लिश भी अपनी बेहतर कर ली है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है।
तो स्टार्ट फ्रीलांसिंग से करें तो मैं कहूँगा कि बेहतर है, कि उसके अंदर आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आपके एक्सेंट की बड़े वो बदतारीफ़ी करेंगे, आपके मजाक भी उड़ाएंगे, वो लर्निंग फेज़ होगा। चाहे फिजिकल जॉब भी करना हो वो भी करें, उसके अंदर क्या होगा, बॉस आपको जली कटी सुनाएगा, आपको अपने टीम के साथ काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अपने अंदर जो चीज़ मैं कमी फील करता हूँ वो है मैनेजेरियल स्किल, क्योंकि मैंने जॉब नहीं की कोई अच्छी जगह पे, तो मेरे अंदर वो मैनेजेरियल स्किल डेवलप नहीं हो सकी। मुझे नहीं पता कि टीम के साथ बैठ के किस तरह निगोशिएट करते हैं, हायरिंग किस तरह करते हैं, कोई चैलेंज आपकी कंपनी को आ जाए तो उसको टैकल किस तरह करते हैं, वो फिर सेल्फ लर्निंग अगेन चल रही है। तो अगर मैंने वहाँ पे की होती तो आज मैं उन चीज़ों से लर्न करके बेहतर कुछ कर चुका होता। अच्छा, ये बताइएगा कि भाई अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मार्केट में हमने काम 1 रुपए का नहीं किया होता, हमें एजेंसी लाइफ, एजेंसी वर्क, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने काम नहीं किया होता। हम यहाँ पे क्लिक बैंक की एक सेल आ जाए 25 रुपए की, फाइवर पे हम $500 का ऑर्डर उठा लें, या हम किसी भी एफिलिएट पे, सीजे पे या शेयर सेल पे अगर हम 10 रुपए कमा लें तो अगले दिन हमारी पोस्ट आती है और हम एक बैच जो है वो लॉन्च कर देते हैं। इससे होता ये है कि इससे एक तो इंडस्ट्री ख़राब होती है कि आप उसको एक शॉर्टकट सिखा रहे हो, ना कि एक प्रॉपर वे, एक स्किल दे दो यार खुद कर लेगा वो। तो इससे हर तरह का बच्चा जो है वो ट्रेनर बना हुआ है। मैं इंटरनेट पे आजकल एड्स देख रहा हूँ, बाकायदा पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। 500 रुपए में कोई 660 या ऐसी कुछ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज 500 रुपए की यूएसबी में, वहां से लेके कोई 2000 का बेच रहा है, जिसका जहां बस लग रहा है वो वहां बेच रहा है। तो एक अच्छा मेंटोर, अच्छा टीचर या एक अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोर्स बंदा किस तरह आइडेंटिफाई करे, वो क्या देखे, क्योंकि बंदा मासूम है तो वो क्या देख के इनरोल हो आगे वाले के पास। अच्छा, इसके अंदर जो आपने पहली बात की ना कि हर बंदा मेंटोर बना हुआ, देखिए जो भी फील्ड नई एक्सेल करती है ना, उसके अंदर ये चैलेंजेस आते हैं। जो भी आप दुनिया में कोई भी, मतलब आप शुरू से अब तक देख लें, जो चीज़ भी नई आई है, चैलेंजेस उसके अंदर समझ लें कि फेक लोग, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। अब लोगों ने देखा कि अच्छा यार ये इतनी अच्छी चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग बूम कर रही है, इसके अंदर पैसा इतना इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली किसको बुरा लगता है पैसा कमाना। तो उसने कहा अच्छा यार कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो मेरी बात भी सुनेंगे, तो उसने उसके लिए 5,000 रुपये भी दिन के बहुत थे, क्योंकि बाकी वो घर बैठ के 500 रुपये नहीं कमाता था। तो उसने कहा चलो जी यूएसबी जो है वो इंडियन कोर्सेज को डाउनलोड करके उसको यूएसबी बंद करो और तो उसको लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, अब आपने बात की कि आइडेंटिफाई कैसे करें, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। इसके मतलब आप एग्जैक्टली किस तरह, ये स्टोरी सुनी है, मेरे पास बच्चा आता है, अच्छा आता पता है कि हमारे पास कब है, जब वो डूब चुका होता है। ऐसे ही है। वो क्या हुआ जी, वो भाई दिए थे उधर पैसे, क्या किया, कुछ नहीं हुआ, अब बताओ क्या करें। ये मैं और आपको बताऊं, ये जो स्टूडेंट की साइकोलॉजी है ना, ये भी बड़ी मतलब पॉइजन वाली है, बड़ी जहरीली है। अच्छा, पहले मैं भी बड़ा, मेरे पास आते थे, अच्छा जी फलां मेंटोर है, वो यूं है, वो मतलब वो आपका ना माइंड रीड कर रहे होते हैं मेंटोर का। अच्छा फलां बंदे की अगर इसके सामने थोड़ी करेंगे ना, बेइज्जती करेंगे तो ये बंदा खुश होगा और हम इसके थोड़े करीब हो जाएंगे। अच्छा, होता भी यूं ही था। एक बंदे ने आके मेरे अपोनेंट की मेरे सामने शिकवे किए, मुझे लगा कि ये बंदा तो मेरा है, उसके आगे शिकवे कर रहा है, वो करीब होने की कोशिश करे, मेरे जाके वहाँ शिकवे, उसके जाके वहाँ अच्छा, स्टूडेंट की पूरी साइकी इस तरह बन चुकी है। तो मैंने अभी क्या एक रूल बनाया हुआ है कि जो किसी का आके इस तरह शिकवा कर रहा है ना, मैं कहूँ यार ये अगर उसका शिकवा मुझसे कर रहा है तो मेरा कहीं और जाके करेगा, ये तो तय है, क्योंकि मेरे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हो कि मैं कोई इतना बड़ी चीज़ हूँ कि उसकी कर रहा तो मेरी नहीं कर रहा। तो पहले तो चीज़ ये है कि अगर आप मेंटोर से अगर आप स्टूडेंट बन रहे हैं तो रिस्पेक्ट पहला एलिमेंट है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल चीज़ों से अबव है, वो है आपका बिहेवियर, वो है आपकी रिस्पेक्ट। अच्छा, हमारे दौर में टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी, चाहे वो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी थे जो अच्छा नहीं पढ़ाते थे और हमें पता था कि सही नहीं पढ़ा रहा, लेकिन रिस्पेक्ट को और इन चीज़ों को हम अलग अलग रखते थे। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि आइडेंटिफाई ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन जो एक सादा सा रूल है ना, मेरे ख्याल में बंदा ख़ानदानी होना चाहिए। ये शायद अजीब सी बात होगी, लेकिन ख़ानदानी बंदा जो है ना, वो उसको अगर मेंटोर, हाँ ये बड़ा ट्रिकी चीज़ें हैं, ये डिफरेंट आपको फॉलो करके पता लग सकती हैं, आपको बात करके पता लग सकती है। एक बात बताओ, फ़र्ज़ करो मैं एज ए न्यूबी आता हूँ, ठीक है, और मैं तनवीर से डायरेक्ट तनवीर के पेज पे या किसी ग्रुप पे एक पोस्ट बना के डालता हूँ
कि भाई मैं आपका एक कोर्स जो है वो मैंने देखा, मुझे समझ में आया, मैं उसमें एनरोल होना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं। फॉर एग्जांपल सवाल ये है कि तनवीर साहब आप ये चीज़ सिखा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपने अब तक कोई डिजिटल प्रोडक्ट कोई 7 फिगर तक पहुँचाया है, हाँ या ना में बता दें, कोई डिटेल में मत जाएँ, ठीक है। आपने कभी ज़िंदगी में ब्लॉगिंग की है तो क्या उसका रहा है, या आपका खुद का कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं कोई इस तरह के 8-10 सवाल कर लूँ जो कि मेरा हक बनता है, हम स्कूल जाते तो अब देखते ना कि यार टीचर की क्या एजुकेशन है, वो कोई मेंटली उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अगर मैं ये कुछ सवाल कर लूँ आपसे, मेंटोर से जो आप सिखा रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। देखिए बुराई वहाँ आती है इंटेंशन जहाँ पे गलत होती है। कुछ लोग इस तरह के बड़े चुभते सवाल करते हैं, लेकिन हमें फील हो रहा होता है कि यार ये बंदा जेन्युइनली खुद अपना माइंड क्लियर करना चाह रहा है। कुछ लोग इल इंटेंशन आते हैं जिनका मेंटली मतलब पता लग रहा होता है। अब यार देखिए, हज़ारों बच्चों को इनरोल किया, हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों से वास्ता पड़ा, तो इतनी तो अब रीडिंग आ ही गई है कि एक बंदा किस टोन में बात कर रहा है, वो चाह क्या रहा है। तो जो जेन्युइन बातें करता है उसको जेन्युइनली हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसमें मैं खुद को हमेशा आंसरेबल समझता हूँ, ये उसका राइट है। इवन जो बंदा ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई नेगेटिव रिव्यू जाके देता है, अगर जेन्युइन देता है, कहते जी इसकी फलां चीज़ के अंदर मसला था, एक्सेप्ट करते हैं। मसला आता है इल इंटेंशनली, कि आपकी नीयत में ही बुराई थी, वहाँ पे मसला आता है। कि अगर आप अच्छी नीयत से, अगर देखिए जी, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा रहा। 3000 लोगों में मैं कौन सा ऐसा कोई सेंट हूँ, बल्कि कोई दुनिया में ऐसा सेंट भी नहीं गुजरा जिसको कुछ लोग का गिरोह ऐसा ना हो जो ना पसंद करते हो। तो मैं कैसे हर किसी को सेटिस्फाई कर सकता हूँ? लेकिन जेन्युइनली रिव्यू दें, आप पिन पॉइंट करेंगे ये चीज़, अच्छा जी सपोर्ट के अंदर ये मसला था, ये मसला नहीं था, कंटेंट के अंदर ये चीज़ थी, ये चीज़ नहीं थी, बिल्कुल दें, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ मसला है टॉन्टिंग का, वही इल इंटेंशन, मतलब हम इंटेंशन ही हमने माइंड में गलत बिठा ली है कि इसको नीचा दिखाना है। इस चीज़ को जो है ना वो डिस्करेज करना चाहिए हर मेंटोर को, हर स्टूडेंट को। थैंक यू सो मच तनवीर साहब, आपने इतना टाइम दिया, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक करना चाहें, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।